हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में ऐतिहासिक ग्रंथ जिससे हम लोगों को इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बारे में थोड़ा सा इतिहास के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। इतिहास जो है ऐसे अतीत का अध्ययन है। इसमें हम लोग बीती हुई कहानियों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इसके जनक हेरोडोटस हो जाते हैं। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें भारत फारस संबंधों का विवरण मिलता है। याद रखिएगा, भारत फारस संबंधों का विवरण हिस्टोरिका से हम लोग को मिलता है। हेरोडोटस जो ऐसे यूनान के नागरिक थे, जिनका जन्म तुर्की में होता है तथा मृत्यु इटली में होती है। अगर बात करते हैं सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर सेलेरियस को। इतिहास को सबसे पहले तीन भागों में क्रिस्टोफर सेलेरियस ने बांटा था। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, और कौन कौन से तीन भाग हैं? एक है प्राक ऐतिहासिक काल, एक आध ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण युग की भी चर्चा करते हैं, जिसको न पढ़ा गया है न लिखा गया है। सिर्फ यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं उसी से हम लोग को इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। यह ऐसी काल है जिसकी हम लोगों को ग्रंथ भी मिले हैं, कुछ लिखा हुआ भी मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया, यानी कि अभी तक कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो सिंधु सभ्यता के ग्रंथों को या पुरातात्विक साक्ष्यों को पढ़ सके। तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, जिसमें प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक की सारी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह सबसे बड़ा कालखंड है। प्राचीन से लेकर 712 ईस्वी तक हम लोग प्राचीन भारत की चर्चा करते हैं। 712 ईस्वी डेट का निर्धारण इसलिए हुआ क्योंकि इस समय पहली बार जो है से मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ था, सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मध्यकाल की बात करते हैं तो 1707 ईस्वी में डेट इसलिए चूज किया गया कि 1707 ईस्वी में मुगल शासक जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है। इसके बाद जो आए थे शासक मुगल के, उन लोग उतने योग्य नहीं थे, इसीलिए औरंगजेब की मृत्यु को ही मध्यकाल तक के मान लिया गया। मध्यकाल में मुख्यतः मुस्लिम जो शासक हुए उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। और आधुनिक भारत में अंग्रेज हो गए, गांधी हो गया, पूरी सब की चर्चा आधुनिक भारत में हम लोग करेंगे। वर्तमान भी सारी घटनाएं जो हैं वो भी आधुनिक भारत के अंतर्गत ही हम लोग रखेंगे। बात करते हैं प्राचीन इतिहास की जानकारी की, तो प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास की जानकारी हम लोग को ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य जैसे सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, धर्म ग्रंथ जैसे वेद हो गया, वेदांग हो गया, स्मृति हो गया, महाकाव्य हो गया, पुराण हो गया, ये सब से हम लोग को प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अर्थशास्त्र पर, जो कि प्राचीन का एक धर्म ग्रंथ है। इकोनॉमिक्स का अगर बोलेगा सबसे पहला इकोनॉमिक्स का किताब तो वो अर्थशास्त्र ही है। इसके लेखक विष्णुगुप्त होते हैं, या इन्हीं का नाम है कौटिल्य या चाणक्य। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इससे हम लोगों को मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा है राजा तरंगिणी। राजा तरंगिणी के लेखक आपका कल्हन हो जाएंगे, कल्हन याद रखिएगा। इससे हम लोग को कश्मीर के शासकों की जानकारी मिलती है। राजा तरंगिणी से हम लोग किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के शासकों की जानकारी मिलती है। अगर राजा तरंगिणी का अर्थ समझे हम, तो इसका अर्थ होता है राजाओं की नदी। कल्हन जो है विद्वान है, यह पहले विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत साहित्य में घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया था। किसमें? संस्कृत साहित्य में घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो कल्हन ने किया था। चचनामा की अगर बात करें, चचनामा जिसके लेखक अली अहमद होते हैं, चचनामा मूलतः फारसी भाषा में लिखी गई है। चचनामा में ही जो 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उसकी जानकारी हम लोग को चचनामा ही देता है। याद रखिएगा, इसके लेखक अली अहमद हैं। अरबों के, देखिए यहाँ लिखा भी है, अरबों के सिंध विजय का वृतांत चचनामा में हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अष्टाध्यायी। इसके लेखक पाणिनि हो जाते हैं। अष्टाध्यायी जो है मूलतः संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम किताब मानी जाती है, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली किताब मानी जाती है अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। मौर्य के पहले का इतिहास जो है हम लोग को अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। इसमें पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ है। पहली बार लिपि का प्रयोग किसमें हुआ है? अष्टाध्यायी में हुआ है। ये सवाल पूछा गया है कि पहली बार लिपि का प्रयोग किसमें हुआ है, तो अष्टाध्यायी में हुआ है। याद रखिएगा इस बात को। गार्गी संहिता जिसके लेखक कात्यायन है, इससे यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, इससे उतना सवाल नहीं आता है। महाभाष्य, इसके लेखक पतंजलि है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का
संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उसी के पुरोहित थे कौन है? पतंजलि। इससे हम लोग को शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग महाविभाष सूत्र की। तो महाविभाष सूत्र के लेखक हो जाते हैं वसुमित्र। कौन हो जाते हैं? वसुमित्र। देखिए यहाँ भी आता है, यहाँ वो आता है, याद रखिएगा। महाविभाष सूत्र के लेखक कौन है? वसुमित्र। आगे हम लोग बात करते हैं जातक। जातक, देखिए जातक क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां वर्णित है जातक में। जातक में बुद्ध जो है, बुद्ध के 200 कहानियां वर्णित है जातक में। ललित विस्तार भी एक किताब है जो कि बुद्ध की पूरी जीवनी इसमें भी लिखी मिल जाएगी आप लोग को। कथा वस्तु, कथा वस्तु जो है हिनयान का प्रमुख ग्रंथ है। हिनयान जो बौद्ध धर्म दो भागों में पढ़ा था ना, एक महायान और हिनयान। तो हिनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथा वस्तु है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र जो है अनेक कथाओं के साथ जो है इसमें वर्णित है कथा वस्तु में। कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, इसके लेखक भद्रबाहु हो जाते हैं। कल्प सूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु है। इसमें आप लोग को जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। कल्प सूत्र यानी किससे संबंधित है? सीधा सीधे हम बात करें तो जैन धर्म से संबंधित है। कल्प सूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु है। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन है, यानी कि भगवती सूत्र का भी संबंध किससे है? जैन धर्म से। देखिए अधिकतर सूत्र लगा हुआ लास्ट में मिलेगा तो सबका सब अधिकतर जो है जैन धर्म का होता है। जैसे महाविभाष सूत्र वो तो बौद्ध धर्म का था, जैसे पहले पढ़े हुए महाविभाष सूत्र ये जो है बौद्ध धर्म का था। यानी कि एक आध दो को छोड़ करके हम बात करें, अगर आप लोग को याद नहीं रहे एग्जाम में वाद है सूत्र लगा हुआ लास्ट में, तो आप लोग जैन धर्म में इसको मार लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस लेखक जो है विश्राग दत्त हो जाते हैं। मुद्रा राक्षस जो है इससे हम लोग को मौर्य इतिहास का वर्णन मिलता है। मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हम लोग को मुद्रा राक्षस से मिलती है। गोडवाहो जिसके लेखक वाक्पति हैं, इसके जो भाषा थी कैसी थी? प्राकृत थी। प्राकृत भाषा जो कि जैनों की भाषा थी वही थी इसकी भाषा। कनौज के शासक यशोवर्मन का चरित्र इसमें गोडवाहो में वर्णित है। मिलिंद पन्हो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मिलिंद पन्हो याद रखिएगा। मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में लिखी गई है, जो बौद्धों की भाषा थी पाली भाषा उसी में लिखी गई। इसमें बौद्ध व्यक्ति जो है नागसेन है, नागसेन है। और हिंद शासक मिनांडर, इसका वार्तालाप आप लोग किसमें मिलता है? मिलिंद पन्हो में मिलता है। नागसेन और हिंद शासक जो मिनांडर था इसका वार्तालाप हम लोग को मिलिंद पन्हो में मिलता है देखने को। आगे बुद्ध चरित्र, इसके लेखक अश्व घोष हो जाते हैं। इसमें बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन मिलता है बुद्ध चरित्र में। देखिए बुद्ध चरित्र को जो है बौद्धों का रामायण कहा जाता है, याद रखिएगा बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं मालविकाग्नि मित्रम की, जिसके लेखक हो जाते हैं कालिदास। मालविकाग्नि अग्निमित्र के लेखक हो जाते हैं कालिदास। इससे हम लोग को शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र अग्निमित्र जो है, शुंग वंश के संस्थापक कौन पढ़े ना पीछे, पुष्यमित्र शुंग, उनका ही पुत्र अग्निमित्र है। इसकी प्रेम कहानी वर्णित है किसमें? मालविकाग्नि अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की जो कि प्रेम कहानी है वो हम लोग को मालविकाग्नि अग्निमित्र में मिलते हैं, जिसके लेखक कालिदास हो जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि मालविकाग्नि अग्निमित्र के लेखक कौन है? तो कालिदास है। पंचतंत्र जिसके लेखक विष्णु शर्मा है, ये तो हमको लगता है कि आप सब लोग को याद होगा और बचपन में आप लोग बहुत सारी कहानियां पंचतंत्र के सुने भी होंगे। इसके लेखक मूल रूप से विष्णु शर्मा है। मूल भाषा इसकी बात करें तो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत है। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है, याद रखिएगा। पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। आपसे अगर सवाल पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ है, तो वह पंचतंत्र है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हो जाते हैं। गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। जयदेव जो है बंगाल के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि गीत गोविंद से हम लोगों को सेन वंश की जानकारी मिलती है। यह बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। इससे हम लोग को बंगाल के अंतिम शासक जो लक्ष्मण सेन था इसकी जानकारी हम लोग को मिलती है किससे? गीत गोविंद से। आशा करता हूँ आप लोग को प्राचीन इतिहास के जो ग्रंथ हैं ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार और वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। आप लोग को इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। जो भी प्राचीन ग्रंथ है इसमें जो मुख्य जानकारी मिली है वो सभी इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है।